Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I'm in ACCA. So in this particular chapter, we are going to do exam kit questions of Kaplan for receivables, which is chapter number 11. So in the last lecture, we did all the theory or concepts related to receivables. अब इस वाले lecture में हम सारे के सारे questions cover करेंगे. चलो, let's begin. Okay. First question is, the following balances relate to Patni. अब पहले question पूछ क्या रहा है वो देख लो. What is the revenue figure reported by Patni in the year ended 31st December 2008? Okay. और इसने ये revenue figure निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया है पहले हम ये देख लेते हैं. So इसने हमें receivables दिए हैं, cash received from credit customers दिया है, contra with payables, cash sales. अब एक मिनट, एक चीज देखो, कैश सेल्स है तो जो कैश सेल्स है क्या उसका कोई रिसीवेबल्स के लेजर में काम है? नहीं. कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेबिट कैश एंड क्रेडिट सेल्स. तो रिसीवेबल्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है. सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन वी आर मेकिंग द रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट. और रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम सेल्स का फिगर कंप्यूट कर सके या रेवेन्यू का फिगर कंप्यूट कर सके. ओके. देन इररिकवरेबल डेट्स. ओके. इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. ओके. डिस्काउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स एट. तो इसने हमें ओपनिंग रिसीवेबल्स भी दिया है एंड देन इसने हमें क्लोजिंग रिसीवेबल्स भी दिया है. अब एक देखो, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, इसकी एंट्री बनाना जरा क्या होती है? इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, राइट, एंड क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. अब इंक्रीज कितने से हुआ है? 12,500. इस पर्टिकुलर एंट्री में कहीं पे भी क्या रिसीवेबल्स अफेक्ट हो रहा है? हो रहा है क्या अफेक्ट? नहीं हो रहा. तो नहीं हो रहा तो दिस वी कैन नॉट इंक्लूड. इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स वो रिसीवेबल्स के लेजर में नहीं इंक्लूड होगा. ओके. देन लेट्स मूव फर्दर. डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड किसके केस में होता है? सेल्स के केस में होता है कि परचेज के केस में होता है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे या अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको ध्यान आएगा कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो तो परचेज के केस में होता है, राइट. डिस्काउंट अलाउ होता है सेल्स के केस में, राइट. तो हम डिस्काउंट रिसीव की मान लो अगर हमें एंट्री भी करनी हो तो इसकी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं. कब रिसीव करते हैं? जब हम परचेज कर रहे होते हैं, राइट. परचेज कर रहे होते हैं और हम कैश का पेमेंट करते हैं. तो इसकी एंट्री जरा पास करना. सो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट पेबल्स, क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड. सो इसका मतलब यहां पे कहीं पे भी रिसीवेबल्स तो आ ही नहीं रहा. तो रिसीवेबल्स जब आ ही नहीं रहा तो रिसीवेबल्स के लेजर में कुछ पोस्टिंग ही नहीं होगी. सो इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का कुछ रोल नहीं है और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे. ओके. एंड कैश सेल्स का भी कोई रोल नहीं है. तो चलो अब हम एक बार लेजर बनाते हैं रिसीवेबल्स का. डेबिट, क्रेडिट एंड रिसीवेबल्स. अब रिसीवेबल्स का एक बार हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड पोस्ट कर देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पोस्ट कर देते हैं. सो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है? 34,500. ओके. और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है? 45,000. ठीक है, ये भी कर देते हैं. अच्छा, अब आगे बढ़ो. अब ये वाला हमने कवर कर लिया. अब इधर आ जाओ. कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स. एंट्री क्या होती है? कैश रिसीव कर रहे हैं. सो डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल्स. तो इसका मतलब रिसीवेबल्स की क्रेडिट साइड में हमें ये पोस्ट करना पड़ेगा. और कितना रिसीव कर रहे हैं? 247,790. 247,790. तो यहां लिख दो कैश 247,790. ओके. अब कॉन्ट्रा विद पेबल्स. कॉन्ट्रा विद पेबल्स क्या होता है? अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जब भी आप पेबल्स और रिसीवेबल्स के लेजर बना रहे हो तो आपको ये कॉन्ट्रा की एक एंट्री जरूर दिखेगी. कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स लिखा हुआ होगा अगर पेबल का लेजर बना रहे हो, या सिर्फ कॉन्ट्रा भी लिखा हुआ हो सकता है. और जब रिसीवेबल्स का लेजर बना रहे हो तो कॉन्ट्रा विद पेबल लिखा हुआ हो सकता है या सिर्फ कॉन्ट्रा भी लिखा हो सकता है. अब इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि हमारा एक कस्टमर जो है, वन कस्टमर ऑफ आवर्स हैपेंस टू बी दी सप्लायर एज वेल, वो हमारा सप्लायर भी है। मतलब अगर वो हमारा कस्टमर है तो वो हमारा सप्लायर भी है। तो इसका मतलब अगर हमें उससे पैसा रिसीव करना है तो हमें उससे पैसा देना भी होगा, क्योंकि सप्लायर है तो हो सकता है मैंने उससे कुछ परचेज किया हो। तो कॉन्ट्रा विद पेबल्स का क्या मतलब हुआ कि मैं उस रिसीवेबल को, जो मुझे उससे रिसीव करना है और जो मुझे उसे पे करना है, एक तो मुझे उससे रिसीव करना है और एक जो मुझे उसे पे कर रहा है, मैं आपस में दोनों को नलिफाई कर रही हूँ। मैं आपस में क्या कर रही हूँ, दोनों को नलिफाई कर रही हूँ। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो मुझे इससे रिसीव करना है, राइट। लेट्स से ये ए एक कस्टमर है और ए ही एक सप्लायर। तो जब मुझे ए से रिसीव करना है पर मुझे ए को पे भी करना है, तो इसका मतलब मुझे रिसीवेबल कम करना पड़ेगा, राइट। मुझे इससे रिसीवेबल कम करना पड़ेगा और जो मुझे इससे पेबल है मुझे उसको भी कम करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री में क्या पास करूंगी, इसकी एंट्री पास होगी डेबिट पेबल और क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो अब मैं क्या कर रही हूं, ना मैं उससे ले रही हूं और ना मैं उसको दे रही हूं, मैं दोनों को आपस में नलिफाई कर रही हूं, ठीक है। तो अब देखो, जो रिसीवेबल का रूल क्या बोलता था, रिसीवेबल का रूल बोलता था डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो रिसीवेबल को कम कर दिया मैंने क्रेडिट करके यहां पे, ओके। सिमिलरली पेबल, ये जो मुझे इसको पे करना है वो भी मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना मैं उससे रिसीव कर रही हूं और ना मैं उसको दे रही हूं, राइट। तो पेबल का रूल क्या बोलता था, क्रेडिट द इंक्रीज डेबिट द डिक्रीज। तो यहां पे मैंने पेबल को डेबिट कर दिया, तो मैंने दोनों को कम कर दिया और ये आपस में दोनों नलिफाई हो गए, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री पास हो गई। अब रिसीवेबल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राइट, क्रेडिट हो रहा है। तो रिसीवेबल के लेजर में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा विद पेबल कितना, 1200,000। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब कैश सेल्स है ना, कैश सेल हैज नो रोल टू प्ले ओवर हियर, तो कैश सेल्स तो आएगा ही नहीं। अब है इररिकवरेबल डेट्स। इररिकवरेबल डेट मतलब 100% इररिकवरेबल है। अब 100% इररिकवरेबल है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को कम करना होता है क्योंकि वो अब रिसीव नहीं होंगे, तो 18,600 यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे लिख दो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस हाउ मच, 18,600। अब देखना हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ, रिसीवेबल्स ओपनिंग कवर कर लिया, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर कर लिया, कॉन्ट्रा विद पेबल्स कर लिया, कैश सेल्स तो होगा नहीं, इररिकवरेबल डेट्स कर लिया, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स होगा नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा नहीं, और रिसीवेबल्स क्लोजिंग रिसीवेबल्स भी कर लिया। तो इसका मतलब अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्रेडिट सेल्स होगी। अब कंप्यूट करो वो अमाउंट कितना होगा, 247,790 में मैं ऐड करती हूँ 1200, 18,600 प्लस 45,000, सो दैट विल गिव मी हाउ मच, 312,590। इसमें से मैं माइनस कर लेती हूँ 34,500, सो आई एम गेटिंग 278,090। ओके, ये क्या आ गया, ये मेरा रिसीवेबल्स का फिगर आ गया इधर, लेकिन ये सॉरी रिसीवेबल्स नहीं, ये मेरा क्रेडिट सेल्स का फिगर आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेवेन्यू फिगर रिपोर्टेड बाय पटनी इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। अब रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो उसका जाएगा वो क्या होगा, वो दो चीजें होंगी, एक तो उसकी कैश सेल्स होंगी, ठीक है, और एक उसकी क्रेडिट सेल्स होंगी। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स का तो फिगर आ गया 278,090, चाहे क्रेडिट पे सेल हो चाहे कैश में सेल हो, वो है तो सेल ना उस साल की, जब वो उस साल की सेल है, टोटल सेल है, तो वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगी। ओके, अब कैश सेल्स का फिगर हमको अलग से दे रखा है 24,000, तो अब आप इसमें तो ये 24,000 ऐड कर लो। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्रेडिट सेल्स का फिगर निकाल लेंगे और देखेंगे ओ 278,090,
अब यहाँ पे भी दे रखा होगा 2780 और ये टिक कर देंगे, बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द रेवेन्यू, राइट, which means you have to take care of both the revenues, cash revenue and credit revenue. Okay, so 24,000 प्लस करेंगे 278090 में, और क्या हमारा फिगर आएगा 302090। अब देखो क्या ये दे रखा है 302090, yes, so D will be the correct answer instead of B. Okay, D करेक्ट आंसर होएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है। अब लोग यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कंसिडर कर लेंगे, क्यों कंसिडर करेंगे डिस्काउंट रिसीव? सोचेंगे नहीं, आप पहले एंट्री सोचो, फिर देखो क्या वो उसकी पोस्टिंग रिसीवेबल्स के अकाउंट में होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो उसको हटा दो। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, द फॉलोइंग अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जर्नल लेजर ऑफ पर डी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर अमेंडमेंट व्हाट इज द करेक्ट रिसीवेबल्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है ना, ये गलत है, तो हमें ये सही फिगर निकालना है। चलो निकालते हैं। और क्वेश्चन में भी, मतलब एग्जाम में भी जब आप ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो साथ में टिक लगाते जाओ। जब आप टिक लगाते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ अच्छा ठीक है, ये वाला मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। चलो अब देखो, जैसे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दो 84,700, ठीक है, टिक लगा दो, और यहाँ पे लिख दो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्या था अमाउंट 84,700, ठीक है। अब पहले एक साइड सारा कवर करो। कॉन्ट्रा विद पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,000, ये गलत है। कॉन्ट्रा किस तरफ आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, राइट। क्यों, एंट्री क्या होती है कॉन्ट्रा की, डेबिट पेबल्स क्रेडिट रिसीवेबल्स, पर यहां तो इसने डेबिट साइड पे लिख दिया, जबकि रिसीवेबल्स तो क्रेडिट हो रहा है। जस्ट अभी हमने पुराने क्वेश्चन में ये किया था, राइट। तो अब सबसे पहले इस कॉन्ट्रा को ठीक करो, तो कॉन्ट्रा यहां लिख दो, कितना 5,000, ओके। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है क्या कभी रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट में, नहीं आता, तो ये अब हम नहीं लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स, ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स तो आएगा, तो सेल्स यहां पे लिख दो। क्रेडिट सेल्स एंट्री क्या होती है, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, सो सेल्स की एंट्री यहां लिख दो। कितना है अमाउंट 644,000, ठीक है। सो क्रेडिट सेल्स हमने कंसिडर कर लिया। कैश सेल्स, कैश सेल्स रिसीवेबल में उसका क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो ये कैश सेल्स भी नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी नहीं आएगा, और ये कैश सेल्स भी नहीं आएगा। इररिकवरेबल डेट्स, यस इररिकवरेबल डेट्स आएंगे, तो एंट्री क्या होती है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस तो डेबिट होता है और क्रेडिट रिसीवेबल्स होता है, तो इसका मतलब ये वाला ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये वाला। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस कितना है 4,300, ओके। लेट्स मूव फर्दर। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, इंक्रीज कब से आने लग गया, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स आएगा ही नहीं पहली बात तो ये आना ही नहीं है। अब कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, एंट्री क्या होती है, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स, तो ये ठीक है, सही किया हुआ ये। सो यहां पे लिख दो कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव हुआ है 625,780, 625,780, ओके। इसका मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालना है हमें, ये सारा बैलेंसिंग फिगर होएगा। चलो करते हैं, 84,700 में ऐड कर लो 644,000, कितना होता है 728,700, ओके। इसमें से माइनस करो 5,000 माइनस 4,300 और माइनस करो 625,780, सो दैट इज 93,620। अब देखो क्या आपके ऑप्शन में 93,620 है, यस, ऑप्शन नंबर बी 93,620। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप टिक करते जाना। अगर आप टिक नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने इसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है या नहीं किया है, राइट। जरूरी नहीं है बहुत सुंदर सुंदर बनाओ और प्रॉपर ऐसे रिसीवेबल्स लिखो, फिर डेबिट लिखो, फिर क्रेडिट लिखो, नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ जल्दी करना है, बट आपको साथ में टिक कर लेना। अब यहाँ पर रिसीवेबल्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना भी है तो सिर्फ ठीक है, ओके डेबिट क्रेडिट फटाफट लिखा और आप शुरू हो गए करना।
हर पॉइंट को कंसिडर करना शुरू हो गए, राइट? क्वेश्चन सही करना है लेकिन टाइमली भी करना है। ऐसे नहीं आपने एक क्वेश्चन में 5 मिनट गवा दिया, आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। ओके, Newell's receivable ledger control account shows a balance at the end of the year of 58,200 before making the following adjustments. Newell decides to write off debts amounting to 8,900 as he believes they are irrecoverable. Okay. He also decides to make specific allowance for Carol's debt of 1350, Jeff's debt of 750 and Mary's debt of 1416. Newell's allowance for receivable at the previous year end was 5650. What is the charge to the statement of P&L in respect of the above information? Okay. अब P&L में कितना जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, सबसे पहले देखो इररिकवरेबल डेट डायरेक्ट तो इजी है, जो 100% इररिकवरेबल है उसकी तो सिंपल एंट्री है। डेबिट कर लो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट कर लोगे रिसीवेबल्स। हालांकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फिगर आएगा रिसीवेबल्स का, क्वेश्चन पूछ रहा है इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका चार्ज क्या होगा टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, P&L में उसका कितना चार्ज होगा, क्वेश्चन ने ये पूछा है। ठीक है, तो पहले वाले का तो 8,900 कंसिडर कर लो, 8,900। So this 8,900 will go to statement of P&L. Fine. Let's move further. अब वो बोलता है कि देखो उसको कितना बनाना है, उसको 3 लोगों के लिए, 3 कस्टमर्स के लिए उसको अलाउंस बनाना है, स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है। तो पहले तो इन तीनों कस्टमर्स को ऐड कर लो, राइट? कितना है? कैरल का है 1350, जफ का है 750 और मेरी का है 1416। तो टोटल कितना है इनका? 1350 प्लस 750 प्लस 1416। तो ईयर एंड पे इसको 3516 का अलाउंस चाहिए, ठीक है? ईयर एंड पे इसको क्लोजिंग अलाउंस इतना चाहिए, लेकिन इसके पास ओपनिंग अलाउंस कितना है? न्यूवेल्स अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट द प्रीवियस ईयर एंड वाज, तो प्रीवियस ईयर एंड का जो अलाउंस होगा वो इस साल का क्या होगा? प्रीवियस ईयर एंड का जो क्लोजिंग अलाउंस होगा वो इस साल का ओपनिंग अलाउंस होगा, तो वो कितना है? वो है 3650। तो इसका मतलब 3560 ओपनिंग है, क्लोजिंग उसको चाहिए 5650 ओपनिंग है और 3516 क्लोजिंग है। तो इसका मतलब मूवमेंट में क्या है? डिक्रीज हो रहा है, अलाउंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 2134 से। ओके, अब इस 2134 की एंट्री पास करो। मैंने हमेशा बोला था आपको मूवमेंट, अलाउंस में सिर्फ आपको मूवमेंट कंसिडर करना है, और इंक्रीज भी हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पे डिक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो डिक्रीज करने की एंट्री करो। डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस 2134। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। ओके, अब पहले ये देखो कि चार्ज कितना हुआ। अब चार्ज कितना हुआ? डेबिट कितना है हमारे पास? 8900। क्रेडिट कितना है हमारे पास? 2134। इसका मतलब P&L में नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा? नेट इफेक्ट कितना आएगा P&L में? कितना चार्ज होगा नेट? भाई ये तो एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा और ये एक तरह से गेन की तरह से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है। तो ये तो एक्सपेंस की तरह चार्ज होगा, ये गेन की तरह चार्ज होगा, तो इफेक्ट तो नेट ही आएगा ना। तो इफेक्ट कितना आएगा? 6766। अब देखो क्या हमारे पास 6766 है? यस, ए। सो ए विल बी दी आंसर, राइट? आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से आराम से पढ़ो। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है? At 1st July 2005, V company's allowance for receivables was 48, ठीक है, ऑलरेडी था।
एट 30th June 2006 ट्रेड रिसीवेबल्स उसके पास 388,000 थे. इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 72,000 ऑफ दीज डेट्स एंड एडजस्ट द स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू 60,000. ठीक है. What was the final amount for inclusion in B company's financial statement of financial position at 30th June? अब ये पूछ रहा है कि 30th June को कितना होएगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है. ओके. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताता है, ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंदर आते हैं रिसीवेबल्स, सो एसेट साइड पे करंट एसेट की साइड पे, ठीक है, करंट एसेट में रिसीवेबल्स पे सबसे पहले जो रिसीवेबल्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे, ये वाले जो रिसीवेबल्स है ये इसमें से इररिकवरेबल डेट माइनस हुआ हुआ. ठीक है. तो एट 30th June 2006 ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे, 838,000 थे एंड इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 72,000. सो इसका मतलब 838 में से मैं 72 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 766. ओके. अब मैं इसमें से लेस करूंगी अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. अब पहले 48 का था, अब इस साल 60 का हो गया. इसमें 12,000 का इंक्रीज है. जो ये 12,000 का इंक्रीज होगा ना, ये तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो क्लोजिंग अलाउंस आएगा. सो क्लोजिंग अलाउंस 60,000 का है, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो अब इसमें से मैं 60 माइनस करूंगी, ना कि मैं 12 माइनस करूंगी. कितना माइनस करूंगी, 60. क्लोजिंग कितना है, तो अब मेरा जो नेट बैलेंस होगा वो कितना आएगा, 706,000. अब देखो कौन से ऑप्शंस में, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में 766 इधर आ रहा है, हमारा भी 766 आ रहा है, फिर हमको 60 चाहिए, 60 आ रहा है और फिर 706 चाहिए. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. चलो लेट्स मूव फर्दर. ओके. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द ईयर एंडेड 30th September 2008 Fauntleroy had sales of 7 million. The year-end receivables amounted to 5% of annual sales. Okay. At the year-end, Fauntleroy's specific allowance for receivables equated to 4% of receivables. Okay. Year-end pay. He also identified that this amount was 20% higher than the previous year-end. During the year, recoverable debts amounting to 3,200 were written off and debts amounting to 450 and previously written off were recovered. Okay, ये previously recovered है, previously written off है और ये recover हुए. Okay, so what was the irrecoverable debt expense for the year? Okay, अब question ये पूछ रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन की सेल्स निकालो, रिसीवेबल्स कितनी है उसकी ईयर एंड पे. सो अगर 7 मिलियन उसकी सेल्स है, वो बोल रहा है 7 मिलियन का 5% जो है वो उसका रिसीवेबल्स है, क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितना हुआ, 3,50,000. तो उसके क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने, 3,50,000. ओके. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट द ईयर एंड Fauntleroy's specific allowance for receivables equated to 4% of receivables. ठीक है. तो इसका मतलब इसने जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो 3,50,000 का 4% बोल रहा है वो, तो ये कितना होता है, 14,000. कितना है ये, 14,000. अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, he also identified that this amount was 20% higher than the previous year end. इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल्स तो है नहीं, हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल्स नहीं है, बट हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल्स है. तो अगर क्लोजिंग रिसीवेबल्स है और ये पता है कि ये ओपनिंग वाले का 20% हायर है, 20% हायर है, तो ये कैसे निकालोगे, इसका मतलब ये ये जो 14,000 है ये 120% है, ये कितना है 120% है. तो इसका 100% कितना होगा, डिवाइड करके निकाल लो. ये खुद 120% है, राइट. सॉरी,
1 सेकेंड, ये यहाँ पर 100 होएगा और ये यहाँ पे 2 होएगा। ओके, सो इसका मतलब 14,000 का अगर 14,120% है तो उसका 100% कितना होएगा? उसका 100% होगा 11,667। इसका मतलब ये जो 11,667 है ना, ये क्या है? ये ओपनिंग अलाउंस है। तो हमारा ओपनिंग अलाउंस 11,667 है और हमारा क्लोजिंग अलाउंस 14,000 है। तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना अलाउंस बनाया? सो 14,000 में से मैं माइनस कर लेती हूँ 11,667। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने बनाया 2,333, इतना अलाउंस बनाना है मैंने ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर इररिकवरेबल डेट्स इतने हैं जो राइट ऑफ हुए। ठीक है, तो एक तो इररिकवरेबल डेट जो रिटर्न ऑफ हुए वो कितने हैं? 3,200। ओके, उसमें मैं ऐड करूंगी जो मेरा मूवमेंट था, मूवमेंट इन अलाउंस। तो मूवमेंट इन अलाउंस कितना है? 2,333। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है? वो एक चीज और इसने बोला है कि डेट्स अमाउंटिंग टू 450 एंड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड। तो जो पुराने डेट्स हैं 450 के वो रिकवर हो गए, तो वो रिकवर होने के हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेट रिकवर्ड कितना? 450। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसका इरिकवरेबल डेट का जो फाइनल एक्सपेंस था वो कितना हुआ? 5083। अब देखो क्या आपका कहीं किसी ऑप्शन में 5083 है? यस, ए में ही है 5083। राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब क्वेश्चन बोलता है ऑन 1 जनवरी 2003 Tipton's trade receivables were $10,000. Okay, the following relates to the year ended 31st December 2003. Credit sales, cash receipts, contra with payables, discount received. Cash receipts include 1,000 in respect of receivables previously written off. Okay, what was the value of receivables at 31st December 2003? Closing balance पूछ रहा है हमसे receivables का. Okay, डेबिट, क्रेडिट, रिसीवेबल्स। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस तो चलो है हमारे पास, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो 10,000। अब क्रेडिट सेल्स यस आएगा, तो यहां पे लिख दो सेल्स 100,000। कैश रिसीट्स, अब इसमें ये बोल रहा है 1000 ऐसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। पहले तो आप एंट्री करो कि जब आपको प्रीवियसली रिटर्न ऑफ डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे? उसकी एंट्री होगी डेबिट कैश और क्रेडिट हो जाएगा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। राइट, एक्सपेंस पुराना वाला एक्सपेंस है वो अब कम हो गया, तो ये हो जाएगा 1000, वो अब एक तरीके से गेन होगी। राइट, तो इससे कहीं पे भी रिसीवेबल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये 90,000 में से हम 1,000 माइनस कर लेंगे और 89,000 जो है वो हम कंसिडर करेंगे कि हमें वो कैश मिला है फॉर द रिसीवेबल्स। ओके, सो यहां पे लिख दो कैश कितना? 89,000। कॉन्ट्रा विद पेबल्स, अभी अभी हमने किया है ये पुराने क्वेश्चंस में, तो डेबिट पेबल्स एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स की यहां पे लिख दो कॉन्ट्रा 800। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड पेबल्स का पार्ट होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द सेल्स, तो ये नहीं इंक्लूड होगा। कैश रिसीट्स इंक्लूड्स 1000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ डेट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है आपका? $2,200 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,000 और ये भी हो जाएगा 110,000। सो इसका मतलब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखो क्या ये है कहीं पे? यस, ऑप्शन नंबर बी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव फर्दर। Headington's company is owed 37,500 by its customers at the start, 39,000 at the end of its year ended 31st December 2008.
During the period, cash sales of 263,500 and credit sales of 357,500 were made. Contrast with the payable ledger control account amounted to 15,750 and discount received 21,400. Irrecoverable debts of 10,500 were written off. Headington's company also identified that the increase in specific allowance for receivables required at 31st December was itna. How much cash was received from credit customers? अब हमारे एक पुराने क्वेश्चन में हमने से रेवेन्यू पूछा था, राइट? और अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि वो कोई भी फिगर मिसिंग कर सकता है. कभी ओपनिंग मिसिंग कर देगा, कभी क्लोजिंग, कभी रेवेन्यू, कभी सेल्स का फिगर पूछ लेगा, कभी सेल्स रिटर्न का फिगर पूछ लेगा, राइट? तो अब एक वापस से ये बनाओ, रिसीवेबल्स का लेजर बनाओ. अभी हमसे पूछ रहा है कि हमने कैश कितना रिसीव किया है. ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग लिख लो. ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 37,500 और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 39,000. ओके, अब पूछ रहा है ड्यूरिंग द पीरियड कैश सेल्स इतनी है. कैश सेल्स हैज नथिंग टू डू विद द रिसीवेबल्स, निकाल दो. क्रेडिट सेल्स लिख दो यहाँ पे. सेल्स 357,500. ओके, क्रेडिट सेल्स हमने कर ली. कॉन्ट्रा विद द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंटेड टू 15,750. ओके, कॉन्ट्रा डाल दो 15,750. ओके, सो कॉन्ट्रा इज ऑल्सो डन. डिस्काउंट रिसीव्ड तो आएगा ही नहीं. इररिकवरेबल डेट आएगा, यस, जो रिटर्न ऑफ हो गए बिल्कुल आएगा. इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस हाउ मच? 10,500. ओके, कंसिडर्ड. Headington's also identified that the increase in a specific allowance for receivables required, वो उसका कोई रोल ही नहीं है allowance for receivables का, तो ये तो आएगा ही नहीं. अब देखो, अब बैलेंस करो और यहाँ पे आता है कैश रिसीव्ड. अब बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है. $329,750. ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. अब देखो क्या आपके किसी ऑप्शन में ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? यस, ए 329,750. तो अब 329,750 विल बी कंसिडर्ड. ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर. ओके, Abacus company started the year with total receivables 87,000 and an allowance for receivables कितना था? 2,500. During the year, two specific debts were written off, one for 800 and other for 550. A debt of 350 that had been written off as irrecoverable in the previous year was paid during the year. At the year end, total receivables were 90,000 and allowance for receivables was 2,300. Okay, तो देखो allowance for receivables कम हुआ है. पहले 2,500 था, अब 2,300 है, तो 200 से कम हुआ है. Okay. अब क्या पूछ रहा है? What is the charge to the statement of profit and loss for the year in respect of the irrecoverable debts and allowance for receivables? Okay. सबसे पहले देखो कि irrecoverable debt expense कितना है. तो दो, एक तो 800 और एक है 550. ठीक है. अब एक पुराना रिकवर हुआ है, सो रिकवर वाला जो है वो माइनस कर लो 350 का. A debt of 350 that has been written off as receivables in the previous year was paid. तो ये रिकवर हो गया. अब बोल रहा है at the year end total receivables were 90,000 and the allowance कितना हुआ? तो 200 से receivables कम हो गया. 200 से allowance कम हो गया. So less allowance for receivables 200. अब देखो कितना आ रहा है. $800. अब देखो क्या किसी ऑप्शन में 800 है? यस, ए में. So A is the correct answer for this one. चलो, let's move further. An increase in allowance for receivables results in what? जब allowance for receivables बढ़ता है तो क्या होता है? An increase in net current assets, a decrease in net current assets, an increase in sale, a decrease in drawings. So net current assets
इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं? अगर हमारे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो हमारे अलाउंस अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब मेरे नेट करंट एसेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि मेरे रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, राइट? तो इसका आंसर क्या है? बी, और डिक्रीज इन नेट रिसीवेबल्स, नेट करंट रिसीवेबल्स. चलो लेट्स मूव फर्दर. द सेल्स रेवेन्यू ऑफ जे कंपनी वाज $2 million and its receivables were 5% of sales. J company wishes to have a specific allowance for receivables of 4,000, which would make the allowance 1/3 higher than the current allowance. So opening allowance जो है ये वाला 1/3 higher हो जाएगा. Okay. What will be the profit for the period? How will the profit of the period be affected by the change in allowance? अब ये पूछ रहा है change in allowance से कितना affect होएगा. ठीक है, सिंपल है. देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना. अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स वो कितना बनाना चाहती है? 4,000, राइट? विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर. अब ये क्या बोल रही है कि ये जो है वो 1/3 हायर होगा देन द प्रीवियस वन. ठीक है, 1/3 हायर मतलब 33% हायर होगा. ठीक है, 33% हायर होगा. सो इसका मतलब 4,000 जो है वो 133% हुआ. तो इसका मतलब 100% कितना होगा इसका? 100% कैसे होगा? ऊपर लिखो 100 और इसको डिवाइड कर दो 133% से. अब देखो आपका कितना आंसर आता है. ये आ रहा है 3007. सॉरी, ये आएगा 3000. दिस विल नॉट बी 3007, दिस विल बी 3000. ठीक है, 0.33 भी होगा यहाँ पे. ओके, अब मतलब 4000 तो क्लोजिंग अलाउंस है, तो ओपनिंग अलाउंस कितना आ गया? 3000. तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट कितना हुआ? सो 3000 ओपनिंग था और 4000 क्लोजिंग था, तो मतलब मैंने 1000 का और अलाउंस बनाया होगा, और जो मैंने 1000 का और अलाउंस बनाया होगा तो उससे क्या होगा? मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस बढ़ेगा. अब जब इररिकवरेबल एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंस एंड द प्रॉफिट. एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, राइट? तो इसीलिए जब मेरा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस 1000 से बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा. कितने से? 1000 से ही कम होगा. तो इसका मतलब अब देखो क्या ऑप्शन है मेरे पास? प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1000. यस, तो ए ही इसका ऑप्शन है, राइट? प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 1000 से कम हो जाएगा. चलो लेट्स मूव फर्दर. ओके, now this question says G company has been notified that a customer has been declared bankrupt. Okay, G company had previously made allowance for this receivable. Which of the following is the correct double entry? अब क्या बोल रहा है वो कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ऑलरेडी अलाउंस बना हुआ था. तो अब मुझे इसको क्या करना है? कंप्लीटली राइट ऑफ करना है. क्या करना है इसको? मुझे कंप्लीटली राइट ऑफ करना है. तो कंप्लीटली राइट ऑफ मैं इसको कैसे करूंगी? देखो, मैंने इनिशियली जब मैंने इसके लिए अलाउंस बनाया होगा तब मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? तब मैंने एंट्री पास करी डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. ठीक है, अब इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस तो अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक्सपेंस कंसिडर कर चुकी हूं इन द प्रीवियस ईयर, राइट? अब मुझे करना क्या है? अब मुझे एक्चुअली में रिसीवेबल्स को कम करना है. पहले तो मैं क्या करती थी? ऊपर ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स में दिखाती थी और फिर रिसीवेबल्स को कम करती. लेकिन अब मुझे एक्चुअली में रिसीवेबल्स को कम करना है, तो अब मैं क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. उसके लिए अलाउंस भी खत्म कर दूंगी क्योंकि वो तो कंप्लीटली गया. अब जब वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया और मुझे 100% पता है कि वो इररिकवरेबल है, तो अब मैं उस अलाउंस को खत्म करके रिसीवेबल्स को कम कर दूंगी. सो डेबिट अलाउंस एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स. अब देखो क्या ये एंट्री है कहीं पे? डेबिट अलाउंस, क्रेडिट रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट.
हाँ तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, रिसीवेबल यहाँ ये वाला तो होगा नहीं, बी में तो रिसीवेबल्स बढ़ा रहे हो आप, इररिकवरेबल डेट अकाउंट आएगा ही नहीं क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक्सपेंस कंसिडर कर चुकी हूं पहले, राइट? सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स मूव फर्दर. एट द एंड ऑफ 2007 Chester's receivable balance is $230,000. Okay, $230,000. He wishes to make specific allowance for Emily's debt of 450. इसके लिए special allowance and Lulu's debt of 980. Irrecoverable debt उसके of 11,429 should be return off. वो उसको write off करने और 450 और 980 का उसको allowance बनाना है. What amount should be charged or credited in the statement of profit and loss in respect of the irrecoverable debts and allowance for receivables? If the allowance for receivables at the start of the year कितना है 11,700. तो अब देखो 450 और 980 का तो allowance बनेगा, सॉरी एक मिनट, ओपनिंग अलाउंस कितना है हमारे पास 11,700. फाइन. क्लोजिंग अलाउंस हमारे पास कितना है? क्लोजिंग अलाउंस हमें सिर्फ 450 और 980 का ही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए. सो 450 प्लस 980 कितना हुआ 1430. सो इसका मतलब ओपनिंग 11,700 है और क्लोजिंग 1430 है, तो इसका मतलब देयर इज अ ड्रॉप इन द अलाउंस. तो ये ड्रॉप मुझे हटाना पड़ेगा. कितना? 11,700 में से माइनस करूं 1430. तो इतने से मुझे एक्सपेंस को कम करना है 10 to 70. ओके. अब इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस कितना है? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो 100% राइट ऑफ हो रहा है 11,429. सो 11,429 का तो एक्सपेंस है और इतना मुझे मूवमेंट कम करना है. कितना? 10 to 70. तो नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है इसका? 1159. इसका मतलब अभी भी 1159 तो एक्सपेंस है मेरा, ठीक है. 1159 अभी भी मेरा एक्सपेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1159 डेबिट. एक्सपेंस डेबिट ही होता है, राइट? सो 1159 डेबिट. चलो लेट्स मूव फर्दर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स? नॉट अ बेनिफिट मतलब 3 बेनिफिट है और 1 बेनिफिट नहीं है. ओके. इट में रिजल्ट इन इंक्रीज सेल्स, ये तो बेनिफिट है. इट में एनकरेज कस्टमर्स लॉयल्टी, ओके ये भी है. इट में अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, ये भी है. इट में इंप्रूव द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, नहीं ये नहीं है. भैया आप क्रेडिट दे रहे हो ना, क्रेडिट देने से आपका कैश फ्लो कैसे इंप्रूव होगा? कैश फ्लो तो बल्कि खराब होएगा आपका. भाई जो पैसा आपको आज मिलना चाहिए बट वो क्रेडिट के कारण आपको 90 दिन बाद मिल रहा है, वो आपको 6 महीने बाद मिल रहा है, 3 महीने बाद मिल रहा है. सो दिस इज नॉट द बेनिफिट. ओके. Which one of the following best explains the purpose of an aged receivables analysis? To ensure that credit is not extended to unapproved customers. Best explains. Okay. To ensure that credit customers regularly purchase goods from the business. नहीं, इसका कोई रोल नहीं है. To keep a track of outstanding debts and identify overdue amounts to follow up. To keep a track of customer addresses. Customer के address का थोड़ी track रखना होता है analysis से, तो ये भी नहीं है. To ensure that credit is not extended to unapproved customers. इससे receivables analysis का कोई मतलब नहीं है, right? इसका सही आंसर है C. To keep a track of outstanding debts and identify overdue amounts to follow up. Okay. On 31st March 2004, the balance on the receivables control account of P company was 425,700. Okay. The bookkeeper had identified the following adjustments for receivables are required. Irrecoverable debt recovered, specific allowance required. Okay. It was decided that amounts totaling 8466 should be written off as irrecoverable. The allowance for receivables on 1st April 2003 was 1900. What was the expense of irrecoverable debt expense and allowance for receivables for the year ended 31st March 2004? अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. प्लीज डू इट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं. सो डू दिस वन बाय योरसेल्फ. ओके.
इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको ये पता लगाना है कि इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस कितना है जो आपका P&L में चार्ज होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और ऐसे कितने क्वेश्चंस हमने किए, अभी शायद 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। You are given the following figures of sales and receivables. Receivables at the year end. ये 2007 का है, ये 2006 का है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। सेल्स का फिगर हमें दे रखा है, टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हमें दे रखा है, स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स दे रखा है। अब अलाउंस विल नॉट बी कंसिडर्ड क्योंकि इट हैज नो रोल इन रिसीवेबल्स, हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। सो रिसीवेबल्स तो कंसिडर होंगे ही नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स जो है वो रिसीवेबल्स के लेजर को कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा। इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं। रिसीवेबल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ओपनिंग ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है, 69,472। क्लोजिंग कितना है, 74,963। हमें सेल्स पता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। सो डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। सो डेबिट साइड पे क्या जाएगा, सेल्स कितना है, 697,104। टोटल कैश रिसीव्ड, कैश इधर आ जाएगा 686,912। ओके, देन स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, ये तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। देन इररिकवरेबल डेट्स, तो ये आ जाएगा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस 1697। ओके, अब सेल्स रिटर्न पूछा इसने हमसे, सेल्स रिटर्न कितना है, तो एक मिनट एंट्री बनाना। क्या होती है सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, डेबिट सेल्स रिटर्न और क्रेडिट। डेबिट सेल्स रिटर्न और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है रिसीवेबल्स। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, ये हमने पुराने लेक्चर्स में किया है ऑलरेडी। सो रिसीवेबल्स के क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न आएगा, राइट। सो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। अब देखो ये कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका, सॉरी, 766,576 माइनस 74,963। सो ये आ रहा है 3,004। तो हमारी सेल्स रिटर्न कितने की है, 3,004, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा या सिर्फ सेल्स पूछेगा या कैश रिसीट पूछेगा, नहीं, ये कुछ भी पूछ सकता है। सेल्स रिटर्न भी पूछ सकता है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस भी पूछ सकता है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए इसके, ऑलमोस्ट कवर कर लिए मैंने कापलान के जितने भी क्वेश्चंस थे। प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ओके, एंड अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और बस प्रैक्टिस इज द की। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।